नमस्कार, मैं आस्था टाटिया आप सभी का स्वागत करती हूं जनमंच में। आज हम आए हैं टोंक ज़िले में और आज चर्चा करेंगे यहां की समस्याओं पर, विकास की दृष्टि से क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में और क्या समस्याएं यहां पर लोग फेस कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। आप सभी का स्वागत है और स्वागत है हमारी जनता का। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे स्थानीय संवाददाता मनोज तिवारी जी के पास और उनसे लेते हैं ब्यौरा यहाँ की समस्याओं का। मनोज जी। देखिए, टोंक जिला हमेशा से पिछड़ा माना जाता रहा है और लगातार यहाँ इस तरह की बातें होती रही है कि पिछड़ा जिले के आधार पर इसको कई चीज़ों का वरीयता मिलनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय में हम देखें, कुछ वर्षों में देखें तो यहाँ जो बदलाव की बयार है वो दर्ज की जाने लगी है। 4 लेन आने के बाद यहाँ पर काफ़ी विकास नज़र आने लगा है, सड़कों की स्थिति सुधरी है, कमोबेश जो नेशनल हाईवे हैं उनकी स्थिति सुधरी है। ग्रामीण सड़कों की हालत आज भी खस्ता बनी हुई है। शहरी सड़कों को हम देखें तो वहाँ भी खस्ता हालात हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को यदि हम एक निगाह डालते हैं तो जो हमारा जिला मुख्यालय का अस्पताल है वो हमेशा से ही पूरे जिला प्रशासन के लिए और जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके लिए चुनौती रहा है। यहाँ पर बदलाव भी हुए हैं, नया MCH भी बना है, लेकिन कई उसमें कमियाँ हैं। उसके लिए प्रयास भी करते जाते रहे, लेकिन ये कमियां अभी तक बरकरार हैं। यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या रही है वो पेयजल की रही है और पेयजल की योजना को लेकर लगातार यहाँ RUDIP एक नई योजना लेके आई है जिसके तहत यहाँ अब काम चालू होना है और लगता है कि जो आगे वाले 2-3 साल होंगे उसके अंदर जो पेयजल की कमी थी वो यहाँ से पूरी तरह दूर हो जाएगी। एक जो यहाँ बहुत बड़ा इशू हमेशा उठता रहा है वो है बद्री दोहन का, जिसको लेकर चारों तरफ से आवाज़ें उठती रही हैं, क्योंकि बनास नदी के अंदर जो पारंपरिक जल स्रोत थे उनको लेकर बार बार आवाज़ें उठती रही हैं। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट की अपनी मजबूरियां हैं, ठेकेदार की अपनी मजबूरियां हैं। कुल मिला के कि कहीं ना कहीं जो ये संतुलन गड़बड़ा रहा है, ये समस्या हमेशा प्रशासन के सामने मुँह बाए खड़ा रहता है। एक जो मांग यहाँ लगातार, क्योंकि जिले की बात कर रहे हैं तो जो जिला मुख्यालय है उसको रेल से जोड़ने की बात हमेशा से चलती रही है। सालों से, दशकों, हम कहें कि जब से आज़ादी के समय से ये मांग लगातार उठती रही है। पिछले कुछ समय से यहाँ नज़र आने लगा है कि शायद अब रेल आने की उम्मीद बंद है, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं, हमारे विधायक, सांसद या पहले के जो कांग्रेस के रहे, वो लगातार इसमें प्रयासरत रहे और उसके परिणाम शायद अब कुछ देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के ये कहें कि जो जिला है अभी तक लगता पिछड़ा है। अगर शहर की मैं बात करूँ तो यहाँ की जो सफाई व्यवस्था थी तो पहले बहुत ज़्यादा चरमराई हुई नज़र आती थी, लेकिन तो यहाँ संसाधन बढ़े हैं। जो घर घर कचरा संग्रहण की जो योजना चालू हुई है, यहाँ LED लाइटें लगी, उसके बाद शहर के अंदर एक थोड़ी सी सफाई नज़र आने लगी है। हालांकि कमी कई जगह निकाली जा सकती है, लेकिन कुछ न कुछ बदलाव अब नज़र आने लगा है। जी, धन्यवाद मनोज जी। अजीत जी, आपसे मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी। RUIDP की जो योजना है और जिसके कि फेज़ 3 में टोंक का सिलेक्शन हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है और कार्य भी प्रगति में है, प्रारंभ हो चुका है। वहाँ पर उस योजना की वजह से जो सड़कें हैं, जो क्योंकि उसके तहत सीवरेज लाइंस यहाँ पर बिछनी हैं, पेयजल जो पाइपलाइंस हैं वो बदली जानी है, सब है, तो उसके चक्कर में जो सड़कें हैं जो पहले से जर्जरित स्थिति में थी वो और ज़्यादा बुरी स्थिति में हो गई है। लोगों को इसकी वजह से, आम जनता को इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। तो इस दिशा में क्या किया जा रहा है, कुछ बताएं। टोंक शहर के अंदर RUDPI का 388 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया और वो कार्यरत भी है जी। जहाँ तक हम बात करते हैं टोंक शहर के, निश्चित जब लाइनें डाली जाएंगी या सीवरेज डाला जाएगा तो निश्चित सड़कें तोड़ी भी जाएंगी और उनको रिपेयर भी किया जाएगा। उसका प्लान भी हमारी सरकार की तरफ से तय है। अच्छा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, टोंक शहर में ग्रामीण गौरव पथ हमारी सरकार ने आने के बाद शुरुआत की और शहरी गौरव पथ की भी शुरुआत हमारी सरकार ने की है। टोंक के अंदर भी शहरी गौरव पथ को ले लिया गया है और इसी वक्त टेंडर भी हो चुके, कार्य शुरू होने वाले हैं। सड़कों की दुर्दशा टोंक में होने का एक प्रमुख कारण था कि यहाँ पे माइनिंग की वजह से टोंक की सड़कें डैमेज हो चुकी थी। लेकिन अभी जिस तरीके का माइनिंग को लेकर नदी के अंदर से ट्रक निकलते तो उससे हमारी सड़कों की जो थोड़ी बहुत है वो बची हुई हैं। लेकिन फिर भी अभी हमने माइनिंग से रोड मांगे हैं और कुछ रोड हमारे, जैसे जेल रोड वाला हमारा स्वीकृत हो गया है। एक हमारा मंडावर वाला रोड थोड़ा खराब है, उसके लिए भी हमारा पाइपलाइन में प्रोजेक्ट गया हुआ है, वो भी शायद स्वीकृत हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 3 वर्ष हमारी सरकार को रखे और उपलब्धि भरे 3 वर्ष रहे। चाहे पेयजल की बात कही, अभी शहरी पेयजल योजना में 47 करोड़ रुपये हमारे स्वीकृत हो गए। 12 नई टंकी स्टोरेज की टोंक के अंदर बनने वाली RUDPI और हमारे PSD की तरफ से। जी, मैं गणेश जी से बात करना चाहूँगी। गणेश जी, एक और योजना है यहाँ पे, ईसरदा बांध परियोजना। यदि इसकी हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी विरोध इसका किया जा रहा है, क्योंकि जो डूब क्षेत्र में गांव हैं 38 गांव, उसमें से 34 गांव टोंक के हैं, टोंक ज़िले के हैं और निश्चित तौर पर वहाँ के जो लोग हैं, जनता है वहाँ की, वो नहीं चाहती कि ऐसा हो और वो चाहती है कि सवाई माधोपुर की सीमा पर इसे बनाया जाए। तो क्या कहेंगे आप?
देखिए, इसरदा डैम का जो प्रोजेक्ट चल रहा है जी, वो वास्तव में राजस्थान की सरकार जो प्रयास कर रही है वो सराहनीय है जी। मैं मानता हूँ कि जब भी कोई प्रोजेक्ट कहीं स्थापित होता है तो निश्चित रूप से वहाँ के स्थानीय लोग उसका विरोध करते हैं। उस समय उनको इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती कि इसका क्या लाभ मिलने वाला है। परंतु इसरदा डैम जब बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कि टोंक के साथ साथ जयपुर जिले को भी पानी मिलने की जो सुविधा होगी उससे टोंक जिला भी प्रभावित होगा। निश्चित रूप से जयपुर जिले को भी समस्या का समाधान होगा। ऐसे इसरदा डैम के बनने से अभी फिलहाल में कुछ राजनीतिक लोग निश्चित रूप से कुछ लोगों को साथ लेकर के इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि इसरदा डैम का विरोध किया जाए। परंतु जो इसरदा डैम बनाया जाता है, सरकार की तरफ से योजना बनाई गई है, उसको सोच समझ कर बनाया गया है। जी, तो उन लोगों का क्या, वो जो हम गाँवों की बात करें वो अपने उन लोगों के लिए सरकार ने सोचा है कि उन लोगों को पूर्ण रूप से उनका ऐसा जो जमीनें उनकी आवंटित की जाएगी, उन सब आवंटित जमीनों का मुआवजा उनको पूर्ण रूप से दिया जाएगा। सरकार ने बिल्कुल, हमारी केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी ने ये कहा है हर जगह कि जिन जिन किसानों की जमीनों को आवंटित किया जाएगा उन जमीनों का हम पूर्ण रूप से मुआवजा देंगे, किसानों से बात करके उस समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा किसी के साथ नहीं किया जा रहा कि किसी के साथ जबरदस्ती की जा रही हो। अभी हमारे कुछ राजनीतिक लोग जरूर उसमें कुछ समितियां बना करके इस प्रकार का विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। शायद उनको इस बात का पता नहीं कि इससे लाभ कितना मिलने वाला है। जी, रामदिलास जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दोनों जो हमने बात की यहाँ पर, इसरदा बांध के बारे में और RUIDP की। आपने इसरदा बांध की जो बात बता रहे हैं उसके ऊपर निश्चित तौर के ऊपर जिस क्षेत्र में बनता, जिनकी ज़मीनें घर डूब में आते हैं वो तकलीफ में भी आते हैं जी। लेकिन सरकार के द्वारा या तो वहाँ के अधिकारी लोग DLOs या जनप्रतिनिधि जा कर के, आपने गणेश जी ने बताया, उनकी जानकारी के अभाव में नहीं हो पाता। इसकी जानकारी पूरी संपूर्ण दी जानी चाहिए। ये तो इतना तो एरिया होगा, इतना कैचमेंट होगा, इतना आपको इससे सिंचित होगी, ये इतना फायदा होगा, इतना नुकसान रहेगा। तो ओवरऑल यदि समझाइश के बावजूद और उनके कितना डूब में आने में कितना लॉस होगा, कितना अवाप्ति के रूप में उनको मुआवजा मिलेगा, तो यदि शायद इसका समझाइश करके फिर इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर के ऊपर उनके दिमाग में भी आएगी। अच्छा। उसको ये लगेगा कि मेरा लॉस इतना हो रहा है, उसके उसमें मुझे इतनी जमीन मिलेगी, इतना पशुधन मिलेगा, इतना मुझे मुआवजा मिलेगा, और उसका अंतर नहीं रहेगा। तो शायद फिर ये जो बता रहे कि राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर, निश्चित तौर के ऊपर राजनीतिक पार्टियां बनाई इसीलिए होती है कि वो कोई भी जन समस्या है तो उसको उठा करके प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का काम करें। जी, आप यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं इसी मुद्दे से संबंधित? 2200 हेक्टेयर भूमि उसमें प्रभावित हो रही है, 37 गांव उसमें प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने जो ड्राफ्ट बनाया है उस ड्राफ्ट में कहीं भी ये नहीं दिया गया कि उनको कहीं पर जाकर बसाया जाएगा या उनकी क्या राशि तय की जाएगी। उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें जो ड्राफ्ट में, उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि हम उस गांव को वहां पर पलायन कर देंगे। उसमें सिर्फ ये बात बताई गई है कि जो भी इसरदा से प्रभावित होंगे, अगर कहीं पर जाकर 50 परिवार अगर कहीं बनते हैं तो उनको एक स्कूल का कमरा दे दिया जाएगा। 100 परिवार बसते हैं तो 2 स्कूल का कमरा दे दिया जाएगा। अगर 150 होते हैं तो यूं करके 400 अगर परिवार बसते हैं तो उन्हें 2 कमरे और हॉस्पिटल दिया जाएगा। लेकिन वो परिवार जाकर बसेंगे कहाँ? सबसे बड़ी परेशानी ये है। और रहा सवाल ये कि सवाई माधोपुर और टोंक के बीच में जो डैम का निर्माण की बात चल रही है, हम कह रहे हैं ना कि आप वहां बनाइए, सवाई माधोपुर में क्यों नहीं बना रहे जाके? क्योंकि इसका फायदा सवाई माधोपुर को, दौसा को, करौली को, खंडार को, उधर उनको होना है। टोंक को तो इससे डूब क्षेत्र में जाना है। अगर बीसलपुर में देखा जाए, बीसलपुर के प्रभावित लोगों को देखा जाए, अगर उनकी सही स्थिति देखी जाए तो आज तक वो पलायन पर मजबूर हैं। उनको जो जमीनें दी गई उन्होंने औने पौने दामों में उनका अवार्ड बेच दिए गए। इनको जमीन देने के भी इसमें बात का प्रावधान नहीं रखा गया। हमारी विरोध ये है कि जो 37 गाँव है उनके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो, जाकर बात करे कि किसान चाहता क्या है, किसान की समस्या क्या है। आपने उसमें एक प्रावधान रख दिया कि साहब हमने उसमें यह भी नहीं बताया गया कि हम मुआवजा कितना देंगे, उनको किस आधार पर देंगे, 3 गुना देंगे, 4 गुना देंगे। ये हमारी बात। मैं महावीर प्रसाद जी से यहाँ पे बात करना चाहूंगी। महावीर प्रसाद जी, कब अभी इस नई जो पुनर्वास नीति है उसके तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, तो हम क्या सोच रहे हैं कब ये चीज चालू होगी? जो इन्होंने यहाँ पर एक प्रश्न उठाया है, क्या किया जा रहा है उन किसानों के बारे में या उन गाँवों में वो जो लोग हैं जो इससे प्रभावित होंगे, क्या किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक शायद इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। देखिए, जब भी इस प्रकार का प्लान तैयार होता है जी, उसमें गवर्नमेंट प्रभावित लोगों का भी सब ध्यान रखती है जी, जिनका डूब में आने वाले हैं, जमीन आए, मकान आए, खेत आए जी, और इसी प्रकार जो लाभान्वित क्षेत्र है उसका भी ध्यान दिया जाता है। हाँ।
अभी जैसे कह रहे थे ये कि साहब वो तो डैम जो है माधोपुर नहीं, ये तो कह देंगे कोटा ले जाके बनाइए। एक हर चीज़ की विजिबिलिटी देखी जाती है जी। उसका लेवल देखा जाता है, किस जगह पे पानी का जो है वहाँ पे उसका कैचमेंट एरिया कितना होगा। और निश्चित रूप से पहले भी जब बीसलपुर बना था कांग्रेस टाइम में, उस समय 85 में उसका हुआ था, लेकिन ये अभी जो बता रहे थे इसी प्रकार विरोध करते रहे, कांग्रेस के लोग विरोध करते रहे, नहीं तो वो राजनीति करते रहे, और वो 10 वर्ष लेट हुआ बीसलपुर जाके। अभी भी इसरदा डैम जो है 93 में जब माननीय भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, उस समय से ही इसरदा डैम बनाने का प्रस्ताव चल रहा था। 93 से चल के अब 2016 में 15 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वापस इसको इम्प्लीमेंट किया है और उसके लिए बजट घोषित कर दिया जी। अब जब फील्ड में आएंगे, जिन जिन की समस्याएं, पुनर्वास नीति भी बनी है, उनको जमीन भी मिलेगी। आज बीसलपुर में हो सकता है कोई 2, 4, 5 ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला हो, जमीन नहीं मिलो, लेकिन ऐसा सबका हुआ है। अधिकारी वर्ग यहाँ बैठे हैं, इसी प्रकार का जो है यहाँ पे भी होगा। बीसलपुर का हुआ है, उसी प्रकार इसमें इसरदा में भी होगा। कहीं किसी को असुविधा नहीं होगी। सरकार जो है हर गरीब का, हर नागरिक का पूरा ध्यान रखती है, हर जिम्मेदारी निभाना चाह रहे हैं यहाँ पे जी। मैं RUIDP के जो आप काम की बात करिए उस बारे में कहना चाहूँगा। आपने एक प्रश्न खड़ा किया कि छावनी से घंटाघर तक पूरी सड़क क्षतिग्रस्त है क्योंकि काम हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये जानकारी देना चाहूँगा, मैं अधिशासी अभियंता सुधीर बंसल RUIDP, अभी तक छावनी से लेके घंटाघर तक RUIDP का किसी भी रूप में कोई काम शुरू नहीं हुआ है। वो किसी भी अन्य विभाग का हो सकता है, पर हमारा नहीं है, ये हम शपथ पूर्वक कह सकते हैं। जनमंच में हम ये चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सत्यनारायण जी, आपसे मैं बात करूंगी, और मनोज जी ने अभी अभी एक समस्या के बारे में बात की थी। टोंक मुख्यालय को हम रेल मार्ग से जोड़े जाने की जो योजना है वो केवल एक योजना ही बनकर रह गई है। हर बार प्रस्ताव आते हैं, रेल बजट में भी प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा इस दिशा में। तो क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्या अटक रहा है? रेल बजट के लिए काफ़ी समय से हमारे जिले के लोग प्रयास कर रहे हैं जी। हमारे सांसद सुखवीर जी जौनपुरिया जी, उन्होंने भी लोकसभा में इस विषय को उठाया है जी। अभी कोटा में भी मीटिंग थी वहाँ रेलवे के संबंध में, तो इसके प्रयास सर्वे वगैरह का कुछ मेरे को जानकारियाँ मिली हैं। इसका प्रयास किया जा रहा है कि रेल हमारे टोंक में आए, इसके लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। बट आई थिंक बात सर्वे तक ही रह गई है। नहीं, सर्वे नहीं, जिस प्रकार सिस्टम से काम, पहले सर्वे होता है, बाद में बजट तय होता है, फिर उनकी घोषणाएं होती हैं सारे। अगर अपन प्रयास करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, अगर अपन प्रयास ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? तो निश्चित रूप से हम जिस प्रकार की हमारा संकल्प है कि हम चाहते हैं कि यहाँ रेलवे आए, तो उसके लिए पूरे प्रयास हैं। अजीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि प्रयास तो हो रहे हैं, बट होड़ लगी हुई है भाजपा और कांग्रेस के बीच इस चीज का क्रेडिट लेने की। हुआ कुछ भी नहीं है, पर क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। क्या कहेंगे आप? ये बात सही है कि टोंक में रेल को लेकर हम जब से राजनीति की शुरुआत की, जब से आज तक टोंक को रेल को लेकर चर्चा होती रही है। जिससे नए अनेक राजनीतिक दलों के लोग सत्ता में आए और चले गए, लोगों ने प्रयास भी करे, अपने अपने स्तर पर बहुत प्रयास भी करे, और अभी भी हमारे सांसद साहब इसको ट्रेन को लेकर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि ये इतना कम समय के अंदर ट्रेन आना आज भी मुझे संभव नहीं लगता। चाहे सर्वे हो गया, सर्वे पहले भी हो चुके थे, पत्थर भी लग गए थे जी। सर्वे की गाड़ियां भी यहाँ घूमती हैं, लेकिन अभी राज्य सरकार ने का इसका जब तक अनुबंध नहीं हो जाएगा, जब तक भूमि अवप्ति की बात नहीं हो जाएगी, जब तक, शायद अभी भी मुश्किल भी है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ट्रेन हमारे टोंक शहर की एक सबसे बड़ी मांग भी है, और आज तक जनता ने मांगा भी है, मिला नहीं, अलग बात है। ये बात जरूर है कि हमारी सरकार की इच्छा है कि टोंक में ट्रेन को मिले, और हमारी मुख्यमंत्री से हम लोग भी मिले, हमारे सांसद साहब भी मिले, हमारे जनप्रतिनिधि मिले हैं। हो सकता है कि इन वर्षों के अंदर कुछ न कुछ टोंक को रेल की मिलने की संभावना बढ़ जाए। जगदीश जी से यहाँ पे बात करना चाहूंगी। जगदीश जी, हमने यहाँ पे बात की कुछ योजनाओं की, और अभी एक बीसलपुर टोंक उनियारा देवली पेयजल परियोजना जो है, इसमें यदि हम बात करें तो बार बार बजट की कमी की वजह से, बजट की जो समस्या है उसके चलते व्यवधान पड़ रहा है। और डेडलाइंस की यदि हम बात करें तो 2015 के अंत तक पहले चरण में तीनों जो शहर हैं उनको पेयजल उपलब्ध होना था, ये समस्या का समाधान होना था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। 90% कार्य कहते हैं अभी हुआ है। दूसरे चरण में 2016 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों को, इन शहरों के ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने की बात थी। वो लगता है 2018 के मध्य से पहले नहीं होगा। तो
पेयजल संकट काफी बड़ी एक चीज है और यहाँ पर इस तरह की जो चीज हो रही है, इस दिशा में क्या किया जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। 2017 तक पूरा बीसलपुर का पानी संपूर्ण ग्रामों में पहुंच जाएगा जी। इसकी गति और बढ़ गई है और हमारे अभी माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि मैं जो ही बैठूंगा सीट पे, बैठते ही उन्होंने ये कहा कि इसकी गति बढ़ाएंगे और 2017 के अंत तक संपूर्ण जिले को पेयजल, पूरे ग्रामों को, शहर को पेयजल सप्लाई चालू करवा देंगे। तो आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर 2017 तक काम अच्छी तरह से चल रहा है, बहुत प्रगति पे काम चल रहा है जी। और बहुत तेज गति से काम चल रहा है। इस काम को देखते हुए मैं मानता हूँ कि 2017 के अंत तक पूरे जिले को पेयजल सप्लाई मिल जाएगा। देवकरण जी, क्या कहना चाहेंगे आप जब हम इस योजना की बात कर रहे हैं? जो उनियारा और टोंक की जो पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी वो कांग्रेस राज में हुई थी। 526 करोड़ रुपए इसके स्वीकृत हुए थे और उस समय से कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये चाहा कि यहाँ पर जो टोंक जिले के ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनियारा तहसील के ग्रामीण क्षेत्र हैं, फ्लोराइड युक्त हैं और उस टाइम स्वीकृत होने के बावजूद भी आज दिन तक जो भावना हमारे जनप्रतिनिधि की रही, आज दिन तक उस पेयजल योजना को चालू नहीं किया गया। आज भी गाँव में तरह तरह की बीमारियाँ फ्लोराइड से हो रही है और अभी माननीय प्रधान जी ने कहा कि 2017 में हो जाएगी। मेरे को तो नहीं लगता, जिस गति से काम चल रहा है, कि 2018 तक भी पूरी हो जाए। आज पेयजल की समस्या पूरे शहर में, टोंक में है। 48 घंटे में यहाँ पर पानी आता है, वो भी आधे से पौन घंटे आता है। कई जगह जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। निश्चित रूप से ये योजना जो कांग्रेस ने स्वीकृत की, ये जल्दी चालू हो तो निश्चित रूप से आम जनता को फायदा मिलेगा। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि जो हमारे टाइम में जो पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी वो जल्दी से जल्दी चालू हो और जनता को इसका लाभ मिले। जी, मीणा साहब से मैं यहाँ पे बात करूंगी। मीणा साहब, जो पेयजल संकट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यदि हम देखें तो पाइपलाइंस भी जर्जरित हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी आना एक आम बात है। गर्मियों के अंदर पानी नहीं होना, 24 घंटे में एक बार आपूर्ति होती है पेयजल की और जहां रिक्वायरमेंट है 24 घंटे में, रोज की बात करें 25 mld की, वहां पर 15 mld ही आ पा रहा है। तो इस तरह की समस्या, और पेयजल तो एक बहुत ही बेसिक बात है जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, टोंक जिले में, टोंक सिटी में जी 48 घंटे के अंतराल पे 85 लीटर पर डे पर पर्सन पानी दिया जा रहा है और ये अपने लोकल सोर्स से दिया जा रहा है जी। और इसमें बीसलपुर डैम का जो फिल्टर पानी है वो भी दिया जा रहा है। टोटल 15 mld दे रहे हैं जी। 25 mld इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि अपने रिजर्वायर्स नहीं है और ये अभी जो 47 करोड़ की स्कीम सैंक्शन हुई है जी, इसमें रिजर्वायर्स बन रहे हैं। उनका काम दिसंबर 17 तक हम इस योजना को चालू कर देंगे और प्रतिदिन इनको पेयजल उपलब्ध करवाने के चालू हो जाएगा टोंक सिटी के लिए। अच्छा। और टोंक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ग्रामीण एरिया की, तो टोंक जिले में मालपुरा, पीपलू और टोडा रायसिंह जी, तीनों जगह तो कंप्लीट ग्रामीण एरिया में बीसलपुर का पानी उपलब्ध है पीएसपीओ के द्वारा। और निवाई में इस साल के में करीब 80% में पानी उपलब्ध करवा दिया है और मार्च 17 तक पूरे निवाई पंचायत समिति में पानी उपलब्ध हो जाएगा। नेगी जी से मैं बात करना चाहूँगी। हम टोंक ज़िले की विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पर और सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जैसा कि मनोज जी ने भी कहा कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है पहले से, जब से डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की जो गाड़ियां हैं ये आने लगी हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन अभी भी समस्याएं हैं इस दिशा में। यदि हम मुख्य बाज़ार की बात करें तो जो कचरा पात्र लगाए गए थे वे टूट गए हैं। शहर के बीचों बीच जो डंपिंग यार्ड है वो एक समस्या बना हुआ है। उसके अलावा तेलियों के तालाब का जो गंदा पानी है वो बहुत बड़ी समस्या है आम लोगों के लिए। और नगर परिषद क्षेत्र में यदि देखें तो परंपरागत जल स्रोतों की जो ज़मीन है वहाँ कॉलोनियाँ काट दी गई हैं। तो क्या कहेंगे आप इस दिशा में, क्या हो रहा है? देखिए, जो प्रश्न किया गया है उसमें कई सारे इशू हैं जी। मैं पहले इशू की ओर आना चाहूँगा। आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर साल डेढ़ साल पहले टोंक में वो नज़र डालें जी, तब का टोंक और आज का टोंक
पूरा लगता ही नहीं कि हम किसी टोंक में आ चुके हैं। बिल्कुल। आज टोंक में हम प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ऐसे महानगर में आ रहे हैं जहाँ सफाई को लेकर के न केवल आम नागरिक, न केवल हमारी नगर पालिका, न केवल हमारा प्रशासन, बाकी सभी लोग इसकी चीज़ के लिए जागरूक हो चुके हैं। नगर परिषद टोंक द्वारा अभिनव प्रयोग किया गया। डोर टू डोर जो कचरा संग्रहण का जो कार्यक्रम था वो यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। रही बात टोंक में आपका जो कहना है कि कुछ कॉलोनियाँ बच गई हैं, तो उन कॉलोनियों के लिए बाकायदा विधिवत रूप से उनकी सुनवाई की जाती है। हमने पहले भी 133 CRPC में इसके लिए प्रोविजन किए हैं, नोटिस जारी हैं और हमारा जो रेवेन्यू एजेंसी है, हमारा जो नगर परिषद की एजेंसी है और जो लोकल एजेंसी है उनके साथ मिल कर के पूरा सर्वे होता है। जब भी कोई ऐसे संज्ञान में कोई चीज़ आती है तो उसको हम नोटिस देते हैं और ये कार्रवाई भी हमारी विचाराधीन है। तीसरी बात जो आपने मुद्दा उठाया तेलियों के तालाब का या और भी गंदे नाले का, तो वो इशू गंदगी का नहीं है। वो इशू ये है कि जो हमारा पानी का जो क्षेत्र है वहाँ पहले कच्चे मार्ग थे, उन कच्चे मार्ग में से नाले बने हुए थे आने जाने के लिए। जब शहर में विकास की गंगा आई, विकास का काम हुआ, तो वहाँ कहीं ना कहीं सीसी रोड बना दी गई। आज इशू ये आएगा कि अगर उस सीसी रोड को तोड़ दिया जाता है तो उससे जो बजट है वो भी इफेक्टेड होता है। जो RUIDP का जो प्रोजेक्ट है हमारा टोंक का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें भी इस इशू को लिया गया है। जो तालाब की गंदगी वाली बात है, जो गंदा पानी है वो खुद ब खुद जो है सीवरेज की लाइन में मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये तो शहर की बात रही। ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे जिला प्रशासन द्वारा काफ़ी किया जा रहा है। मॉर्निंग फॉलोअप करते हैं। हमारे 40 पंचायतें आज की तारीख में पूरे टोंक जिले में ODF हो चुकी हैं। रात दिन हमारी पूरी टीम, पूरी एजेंसी हमारी काम कर रही है और ये पूरा हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 2018 में मार्च से पहले हम पूरे टोंक को पूर्ण रूप से ODF घोषित कर देंगे। जी बिल्कुल। जनमंच में हम ये चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नेगी जी, हम बात कर रहे थे और एक और मुद्दे की यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगी कि अवैध बजरी दोहन की जो बात यहाँ पर हुई थी कि PHED द्वारा जो बनास में जल स्रोत हैं बनाए हुए हैं, वहाँ पर जो अवैध बजरी दोहन हो रहा है और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अवैध पत्थर का खनन हो रहा है। तो इस दिशा में क्या किया जा रहा है? कोई कदम उठाए जा रहे हैं इस बारे में? देखिए, ये भी मुद्दा कई बार उठाया जाता है जी। दो इशू हैं इसमें भी। बजरी खनन एक अलग इशू है और जो अवैध पत्थर की माइनिंग है वो अलग इशू है। बिल्कुल, दो अलग मुद्दे हैं। बजरी खनन का जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जो हमारी बनास नदी है, इस बनास नदी को पूरा लीज पे दिया हुआ है माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा। और जो लीज पर दिया हुआ उसमें मैं पूर्ण सत्यता के साथ कहना चाहूँगा, जो मेरी पूरी जानकारी है जी, कि कम से कम हमारा जो एरिया है टोंक में, वहाँ आज की तारीख में इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है। इलीगल माइनिंग का मेरा ये आशय है कि जो व्यक्ति बजरी खनन के लिए अधिकृत है, ऑथोराइज है, आज की तारीख में वही व्यक्ति, उसकी एजेंसी ही बजरी का खनन कर रही है, कोई दीगर व्यक्ति नहीं कर रहा है। अब यहाँ जो बार बार ज्ञापन दिए जाते हैं, मुद्दे भी उठाए जाते हैं, मीटिंग में भी बात आती है, उसमें इस बात पर आती है कि जो लीज होल्डर है वो माइनिंग जो रूल्स हैं जी, जो उसको लीज दे रखी है उसको फॉलो नहीं करता है। उसमें एक चीज़ आती है कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उस प्रतिबंधित क्षेत्र में वो बजरी का खनन नहीं कर सकता। नदी के दोनों तरफ 1/4 एरिया उसको छोड़ना पड़ेगा। 3 मीटर से नीचे वो खनन नहीं कर सकता। ये इशू ऐसे हैं जिन पर निश्चित गौर किया जाता है और समय समय पर हम अचानक जो सडन चेकिंग करते हैं उसमें पुलिस के लोग होते हैं, प्रशासन के लोग होते हैं, माइनिंग एजेंसी होती है। तो ये तीनों एजेंसियां मिलकर के समय समय पर इस तरह की चेकिंग कार्रवाई करती है। रतनलाल जी से मैं जानना चाहूँगी कि अवैध जो दोहन हो रहा है बजरी का और पत्थर खनन, इन दोनों में इस दिशा में क्या किया जा रहा है? इस संबंध में अभी SDM साहब ने डिटेल में बता दिया है जी। इस संबंध में उपखंड स्तर पर समिति
बनी हुई है जिसमें एसडीएम, डिप्टी एसपी और खान विभाग के अभियंता शामिल है और समय समय पर कार्रवाई की जाती है। और मेरे भी जहाँ तक ध्यान में है कि बजरी के संबंध में इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है और समय समय पर टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है। क्या आपकी टीम ने भी किया है ये निरीक्षण या इस तरह की चीजों में आप ध्यान देते हैं, रखते हैं? इस संबंध में जॉइंट टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है जिसमें एसडीएम और डिप्टी एसपी और खान अभियंता शामिल होते हैं। अच्छा, उनके द्वारा संयुक्त चेकिंग की जाती है। जी, अच्छा। अजीत जी, आपसे एक और मुद्दे पर मैं बात करना चाहूँगी। शहर में जो हम जब विकास की बात कर रहे हैं और मैं बाकी के भी जो हमारे यहाँ पे अतिथि मौजूद हैं वो भी बिल्कुल इसमें बात कर सकते हैं कि सब तरफ यदि हम देखेंगे पूरे शहर में तार झूल रहे हैं, जर्जरित तार हैं जो लटके हुए हैं, जिसकी वजह से कई सारे हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। और ये अगेन जब हम विकास की बात कर रहे हैं, हम सफाई की बात कर रहे हैं, हम पेयजल की बात कर रहे हैं, कई सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो ये एक बेसिक चीज़ है जहां हादसे हो रहे हैं और एक स्टेप उठा के, कुछ कदम उठा करके उसको टाला जा सकता है, लेकिन ये चीज़ हो रही है। और यदि हम बिजली की बात करें, बिजली चोरी में भी टोंक शायद अव्वल नंबर पर आता है। यहाँ पर विद्युत ट्रिपिंग भी एक बहुत आम समस्या है और फॉल्ट होने पर जो बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है कि एक ही टीम है जो मरम्मत के लिए उपलब्ध रहती है। तो क्या कहेंगे आप? टोंक के अंदर ये बात सही है कि बिजली को लेकर काफी समय से एक समस्या रहती थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले काफी सालों से टोंक में 70 किलोमीटर तक के फीडर थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी। लेकिन हमने बहुत सारे जीएसएस बनाने की वजह से, फीडर छोटे करने की वजह से वो बिजली की समस्या इतनी नहीं रही, ट्रिपिंग की व्यवस्था भी इतनी नहीं रही। ये बात जरूर है कि टोंक में बिजली की चोरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने प्रयास करा तो आज 60% की चीजें 25% पे आ गई और लोग अब समझने लगे कि हम चोरी से नहीं, बिजली हमें ईमानदारी से यूज करनी पड़ेगी। ये लोगों के समझ में आने लगी और आज आप मानिए 60% की चीजें 25% पर आज आ चुकी है। कहीं ना कहीं अधिकारियों ने प्रयास करा है और जनता ने भी इस चीज को माना कि किसी पड़ोसी के विषय एक भरी है तो उसने पड़ोसी ने अपने आप को ठीक करने का प्रयास करा है। और बिजली की समस्या टोंक के शहर की मैं कह सकता हूँ, टोंक विधानसभा की मैं कह सकता हूँ कि आज तार झूलने वाली स्थिति थी, लेकिन हमने रिपेयर के माध्यम से जहां भी कोई इस तरह की बात है, हमारे यहाँ कोई बड़ा हादसा हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ। ये बात सही है कि जो पिछले समय से काफी झूल रहे थे, लेकिन हमें जब भी कोई जानकारी मिलती है मैं खुद उसको मॉनिटरिंग करता हूँ और ऐसा कई समस्या मेरे क्षेत्र के अंदर नहीं है कि तार आज कहीं झूल रहे हैं। बिजली को लेकर ट्रिपिंग की बहुत दिक्कत है। मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त टोंक विधानसभा के अंदर बिजली सुचारू रूप से किसान को भी मिल रही है और शहर के अंदर भी पूरी मिल रही है। रामदिलास जी, क्या आप सहमत हैं जो अजीत जी यहाँ पर कह रहे हैं? बिकॉज बिजली की समस्या तो है, तारों की है, तो लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है। बिजली की समस्याओं के कारण या ढीले तारों के कारण इस जिले ने बहुत भुगता है। कई हादसे, कई ट्रेजेडी, कई मौतें इसका शिकार हुई है। तो ढीले तारों की समस्या ज्यों की थी, इतनी बड़ी घटनाएं, ट्रेजेडी घटने के बावजूद भी आज भी टोंक शहर सहित संपूर्ण जिले में तार वही नीचे के नीचे लटके हुए हैं। बिजली विभाग कभी भी गंभीरता से उन तारों को ऊंचा करने की कोशिश ही नहीं किया गया। जी, मैं बिजली की हम जो बात कर रहे थे रामविलास जी, मैं अब सरकारी अमले के पास चलना चाहूंगी। अभी उनका भी क्या ओपिनियन है। ओपी सिंह जी यहाँ पर हैं और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो हम बिजली की यहाँ पर बात कर रहे हैं और जो समस्याएं हैं उससे जुड़ी, वो कहाँ तक उनका निपटारा हुआ है और उस दिशा में क्या किया जा रहा है? बिजली से संबंधित जो बात उठाई गई है जी, वो दो भागों में है, एक शहरी क्षेत्र में और एक ग्रामीण क्षेत्रों में। जी, टोंक शहर की मैं बात करूं तो RADRP हमारी स्कीम पूर्ण हो चुकी है 22 करोड़ की, और 22 किलोमीटर जो 33 kV की लाइन है वो अंडरग्राउंड की है। 50 किलोमीटर हमने 11 kV की लाइन अंडरग्राउंड की है। 210 ट्रांसफार्मर अलग से रखे हैं। आज टोंक शहर में कहीं भी फ्यूज उड़ने की या इस तरह की समस्या नहीं है। अगर कहीं समस्या है तो केवल चोरी की है। जो कंजेस्टेड एरियाज है वहाँ कुछ जो शरारती तत्व है वो चोरी करते हैं, तारों में मतलब हुकिंग करते हैं, इस वजह से कभी कभी समस्या आती है। बाकी पिछले 2 साल से मेरी खुद की पोस्टिंग है, कोई हादसा टोंक शहर में नहीं हुआ है जी। और बिजली ट्रिपिंग भी निश्चित रूप से जनमानस जो है बढ़ाई कर रहा है और अखबार खाली रहते हैं, बिजली का जिक्र कभी नहीं होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर हो रहा है। तो टोंक शहर की बिजली व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, इसको दावे से कह सकता हूँ। जी, आप बिजली से कुछ बोलना चाह रहे हैं उस बारे में? जी, बिजली के तारों को लेकर, समस्या को लेकर सबसे पहले तो आम लोग जागरूक हों, वो भी ठीक रहता है। क्योंकि एक समस्या अभी कंकाली माता के यहाँ तार झूल गया था, 2 मित्र लोग हम थे जी, वो तार अचानक से टूट गया और वो लोहे का जो खंभा था उससे टकरा रहा था
अचानक हमने जब देखा उसको तो तार उससे बिजली से खंभे से टकरा रहा था। यदि हम जागरूक रहे उस समय हमने मित्रों ने हम दोनों ने फ़ोन किया और बिजली को उसको विभाग में फ़ोन किया, तुरंत उसके बाद वो विभाग की टीम आई। यदि अगर उसको जागरूकता नहीं करते तो कम से कम वहाँ से जो श्रद्धालु थे जो लौट रहे थे कम से कम 15-20 समाज उस पर चढ़ जाते और डर जाते। तो सबसे पहले आम नागरिकों को जागरूक, अगर कोई समस्या दिख जाती है बिजली की इस तरह की तार झूलते हुए तो उसको तुरंत लापरवाही ना लेकर उसकी सूचना आगे जी बिल्कुल। मैं नरेश जी से यहाँ पे बात करना चाहूंगी। नरेश जी, टोंक जिले में कानून के बारे में, कानून व्यवस्था कैसी है उस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी, थोड़ा सा आप बताएं उस बारे में। नरेश जी। मैं बताना चाहूँगा टोंक जिले की कानून व्यवस्था जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी, हमारे यहाँ पर अपराध में कमी आई है। अच्छा, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो 3-3 साल से यहाँ के जो पुराने जो हत्याकांड थे वो हमारे अधिकारियों ने खोले हैं, अपराधियों पर अंकुश लगाया है और मुख्य रूप से जो चोरी, डकैती, लूटपाट की जो घटनाएं आम थी उन घटनाओं पर अंकुश लगाए। अपराधियों में डर है और आम जन बहुत खुश और समृद्ध है। दूसरी बात मैं बता देना चाहूँगा कि टोंक हमारा जो मुख्यालय है, टोंक यहाँ बहुत ही संवेदनशील टोंक है, शहर है। यहाँ पर दीपावली, ईद और होली ऐसे त्योहार है आज हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर बड़ी खुशी से मनाते हैं। गत 3 वर्षों में एक भी वाक्य ऐसा नहीं हुआ टोंक शहर में जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की स्थिति आई हो। ये हमारे यहाँ के पुलिस अधिकारियों की, प्रशासन की बहुत अच्छी बेखूबी से उन्होंने सौहार्द कायम किया है और माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की जो काम करे बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं रतन जी से यहाँ पे बात करना चाहूंगी। यातायात की यदि हम बात करें तो बहुत ही पूरी तरह से ये यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर हम देखें अतिक्रमण भी काफ़ी है और उसकी वजह से भी ये व्यवस्था में प्रॉब्लम है, समस्या है। यहाँ पर बजरी ट्रकों की वजह से कई बार मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं शायद। और जो नो एंट्री जोन है या नो एंट्री का जो वक्त है उस वक्त भी भारी वाहन प्रवेश कर रहे हैं। तो एक तरह से बहुत आराम से चीज़ें चल रही हैं, ऐसा लग रहा है उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसा है? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा जी। इसमें जो भारी वाहनों का आपने बताया उसके लिए नो एंट्री पूर्णतः लागू है और यातायात व्यवस्था की भी दुरुस्त हालत में है। और इस संबंध में समय समय पर जिला पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन भी चलाया जा रहा है और पिछले सालों की तुलना में कार्रवाई भी एमवी एक्ट में ज़्यादा हुई है। तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए भी काफ़ी कार्रवाई हुई है जी। और इस संबंध में प्रशासन से और जनता से बराबर समन्वय भी बढ़ा के रखा गया है। जनमंच में हम ये चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डॉक्टर भूषण, यदि चिकित्सा की हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम पिलर होता है जब हम विकास की बात करते हैं किसी भी ज़िले में, किसी भी शहर में। और यहाँ का जो ज़िले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सआदत अस्पताल जो है, यदि वहाँ की स्थिति हम देखें, मनोज जी ने भी शुरुआत में बोला था, तो बहुत एक ये चुनौती रहा है हमेशा से, कई वर्षों से जी। अगर हम बात करें चिकित्सकों की, हमेशा से कमी रही है यहाँ पर। साफ सफाई की बात करें व्यवस्था की तो वो बिल्कुल नहीं है। आवारा पशु हैं जो बेखौफ वार्डों तक चले आते हैं यहाँ पर। वाहन पार्किंग कोई स्थान डेजिग्नेट नहीं किया गया है। आपने बोला सोनोग्राफी की मशीन या सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। सुरक्षा गार्डों को कभी लगाया जाता है, हटाया जाता है। यदि नवीन एमसीएच की बात करें तो वहाँ हालत बदतर है। सुलभ कॉम्प्लेक्स भी वहाँ पर नहीं है। निर्माण में भी कई तकनीकी खामियां हैं, स्टाफ की समस्या है। और सबसे बड़ी बात कि चिकित्सक ड्यूटी टाइम में दोनों अस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पाए जाते हैं। किसी तरह का उनको कोई खौफ नहीं है। तो ऐसा लगता है राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक ढिलाई दोनों ही उनको मिली हुई है, तो उस वजह से ये चीज़ें इस तरह से हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, टोंक जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक टीबी हॉस्पिटल है जी, और पूरे जिले में 59 पीएससी है और 9 सीएससी है जी। हम आपने सवाल किया, मैं सआदत हॉस्पिटल का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जी। इस हॉस्पिटल में 53 पोस्टें हैं,
जिसमें सीनियर स्पेशलिस्ट भी हैं और मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं। आज की तारीख में मैम केवल 3 पोस्ट वेकेंट है, 50 पोस्ट फुल फिल है। तो मैं तो नहीं समझ रहा हूँ इस बात को कि यहाँ डॉक्टरों की कमी है। 53 में से अगर 50 पोस्टें फुलफिल हो तो इसमें कमी तो कहीं नजर नहीं आ रही है। और जो खाली पोस्टें हैं, जो 3 वेकेंट है, उसमें 2 तो मेडिकल ऑफिसर्स की है मैम, और 1 पोस्ट है जो स्किन स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। और इसके स्पेशलिस्ट का काम भी MD हैं डॉक्टर राम अवतार गुप्ता जी, वो बखूबी उसको देख रहे हैं। अच्छा। और स्किन के जितने भी बीमार आते हैं उनका रोग वो ठीक तरह से कर पा रहे हैं। सोनोग्राफी मशीन के लिए आपने फरमाया, सोनोग्राफी मशीन चालू है और एक डॉक्टर विजय है वो सोनोग्राफी कर रहे हैं बराबर यहाँ। और जब भी कभी, अभी इस समय अगर वो ख़राब है मैम, तो उसके लिए हमने नर्सिंग होम है, गहलोत नर्सिंग होम, उसके लिए हमने उनको बता रखा है कि वो वाजिब पैसे पर, वाजिब जो रेट्स है जो डिसाइड सरकार ने कर रखी है, उस पर गहलोत नर्सिंग होम है, वहाँ पर वो सोनोग्राफी। मैं मनीष जी से यहाँ पे बात करना चाहूंगी। मनीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम चिकित्सा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चिकित्सा क्षेत्र की जहाँ तक बात की जाए, हमारे विधायक महोदय के प्रयास से यहाँ पहले 18 डॉक्टर कांग्रेस के राज में, भी रामविलास जी ने कहा, सेवा क्षेत्र में कांग्रेस के राज में 18 डॉक्टर थे। प्रेजेंट में यह 44 डॉक्टर कार्यरत है, 6 डॉक्टर ट्रेनिंग में गए हुए हैं। इसके अलावा जो सोनोग्राफी की जो बात आ रही है, सोनोग्राफी का डॉक्टर मुकेश विजय था जो 21 महीने की ट्रेनिंग में गया हुआ, 6 महीने का एक्सपीरियंस रखता था। नए दिशा निर्देश के अनुसार कि 21 महीने की जिस डॉक्टर ने ट्रेनिंग करी वही सोनोग्राफी करेगा। और अभी लेटर लिखवा दिया गया है विधायक महोदय के प्रयास से कि गवर्नमेंट को कि यहाँ चिकित्सक की वजह 7 दिन से यहाँ सोनोग्राफी नहीं हो रही। और अभी हमारे पास एक योगेंद्र विजय और है जिसके आदेश आना बाकी है, CMHO को भी लेटर लिखा दिया गया है। मैं एक निवेदन और करूंगा कि यहाँ रीको क्षेत्र की जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ रीको क्षेत्र में कोई जमीन नहीं है, और रीको क्षेत्र में जमीन नहीं होने के कारण यहाँ औद्योगिक विकास टोंक का नहीं हो पा रहा। विधायक महोदय का प्रयास है लेकिन अभी तक लैंड नहीं मिल रही है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं होना है, और औद्योगिक क्षेत्र का जिस हम इस मुद्दे पर भी आएंगे। मनीष जी, मैं एक बार नईमुद्दीन जी से बात करना चाहूंगी कि आप सहमत है स्थिति चिकित्सा में इतनी बुरी नहीं है? आप भी ऐसा ही सोचते हैं? नहीं, देखिए, चिकित्सा के अंदर जो है टोंक के जो हालात हैं वो बहुत ही बुरे हैं जी। और जो MCH जो बना था वो कांग्रेस के टाइम में, उन्होंने, कांग्रेस सरकार ने उसको बनाने के लिए घोषणा की थी और उसी टाइम से बना, लेकिन पूरी आधी अधूरी तैयारी के साथ उसको चालू किया गया। आप जहाँ पर कई बार देखिए जो विज्ञापन आते हैं और अखबारों के अंदर कई बार उसकी सफाई व्यवस्था इस तरीके से बेकार है कि लोग बहुत परेशान हैं। दूसरी, सोनोग्राफी की व्यवस्था जो है वो भी यहाँ की कंप्लीट नहीं है, और जो जनाना है उसकी भी सही सुविधाएं नहीं है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो काम यहाँ पर हो सकता है, डॉक्टरों की कमी कुछ इन्होंने पूरी करी है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं जिस तरीके से जो डॉक्टर्स लाए गए हैं वो उस काम पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, और एक प्राइवेटेशन की तरफ उनका ज़्यादा रुझान है। वो अपना जो सारा काम है वो एक प्राइवेट की तरफ डालना चाह रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को प्राइवेटेशन की तरफ कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है, जो हॉस्पिटल के अंदर जो लोग आते हैं, जो पेशेंट दिखाने के लिए आते हैं, उनको भी इसी तरीके से वो मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि वो उसको प्राइवेटाइजेशन कराया जाए। सोनोग्राफी आप बाहर देखिए, जो बहुत कम कीमत में, जो फ्री के अंदर सरकार के अंदर जो घोषणा कर रखी है, निःशुल्क जो है, उसके अलावा बाहर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोनोग्राफी जो है वो बाहर कराई जा रही है, जो 550 या 600 रुपये के अंदर होती है। बाबूलाल जी से मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। और शिक्षा की यदि हम बात करें तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। किसी भी शहर का, किसी भी ज़िले के विकास की हम बात करते हैं तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा की क्या स्थिति है टोंक में, क्या आपसे जानना चाहेंगे? शिक्षा क्षेत्र में टोंक में अच्छी उपलब्धियाँ इसलिए रही है कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ खूब आए हैं, और प्राइवेट सेक्टर में यहाँ अच्छी उपलब्धियाँ रही है। उसी के साथ साथ राजकीय क्षेत्र में यहाँ शिक्षा के कमी है। कारण उसका ये है कि यहाँ पर कोई भी मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं आया है, जबकि सारे डिस्ट्रिक्टों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। राजस्थान में सभी डिस्ट्रिक्ट में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, टोंक में अभी नहीं आया है। हम मांग करेंगे इस बात की कि राजस्थान में, टोंक में भी मेडिकल कॉलेज बने। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई राजकीय तकनीकी शिक्षा के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी टोंक बहुत पीछे हैं, परंतु पहले जैसी स्थिति नहीं रही, आज फिर भी उसकी स्थिति ठीक है, विकास हुआ है उस दिशा में। जी अजीत जी, अभी मनीष जी ने भी बात उठाई थी औद्योगिकरण की। यदि हम बात करें तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है टोंक, और नमदा और कॉर्पोरेट के जो
उद्योग थे वो भी दम तोड़ चुके हैं। बीड़ी का जो उद्योग है एकमात्र उद्योग रह गया है। तो निवाई और देवली को यदि हम छोड़ दें तो उसके अलावा किसी तरह का कोई औद्योगिक विकास नहीं है। टोंक का दुर्भाग्य रहा है कि इंडस्ट्रीज को लेकर टोंक हमेशा पिछड़ा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह के कुछ नेता हैं जो अपना उस नेतागिरी को व्यापार समझते हैं, उन लोगों ने हमारे ईसूजी गारमेंट जैसी फैक्ट्री चलती थी, वहाँ 2000 परिवारों को रोजगार मिलता था। उन लोगों ने वहाँ पर राजनीति कर उस ईसूजी फैक्ट्री को बंद कराकर उसके अपने क्षेत्र में भिजाने का जो प्रयास करा, उसको टोंक शहर की जनता माफ़ नहीं करे। कुछ लोग टोंक शहर में इस तरह के हैं। यह बात जरूर कि इंडस्ट्री एरिया में ज़मीन कम है, नई ज़मीन की बात की गई है। अभी हाड़ी कला के पास नई ज़मीन चिन्हित की गई है और उसको इंडस्ट्री एरिया डेवलप किया जाएगा। ये बात सही है कि टोंक में पानी की उपलब्धता है, जयपुर के करीब है, निवाई में रेलवे है। उन सारे संसाधनों के बावजूद भी टोंक के अंदर आज इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार के कोई संसाधन नहीं है। लेकिन हम प्रयास रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हम मिले हैं, अभी कोई बहुत सारे MOU हमने भी कहा कि उस टोंक को इंडस्ट्रीज मिल जाए। यहाँ बैकवर्ड पिछड़े एरिया में आता है, यहाँ जमीन सस्ती मिल सकती है। तो सरकार प्रयास रहते हैं और निश्चित पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रयास करा होगा और हमारी सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। लेकिन ये बात सही है कि टोंक में रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है। लेकिन ये टोंक की एक बहुत बड़ी समस्या है कि टोंक में कुछ तरह के राजनीतिक ऐसे लोग हैं जो टोंक में राजनीति कर ऐसी इंडस्ट्रीज को आने से पहले पलायन करने का प्रयास करते हैं। ये टोंक का दुर्भाग्य। टोंक के लोगों को समझना पड़ेगा कि हम गरीबों की रोटी छीन रहे हैं, शायद ऊपर वाला में माफ नहीं करेगा। ईसूजी गारमेंट के अंदर हमारी चलती हुई फैक्ट्री को बंद कराने का प्रयास कर, बंद कराने में वो लोग सफल भी हो चुके हैं। अजय जी, आपसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी। टोडी सागर में बीसलपुर का पानी डालने की जो मुहिम है या प्रयास है 2003 से ये चल रहे हैं और इस आंदोलन का आप भी हिस्सा रहे हैं। क्या समस्या है और क्या हुआ है इस दिशा में? आप सही कह रही हैं, 2003 से ही ये बड़ी समस्या रही है। टोडी सागर के पानी को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किए। सोयला गोलीकांड एक दुखद घटना भी हुई टोंक जिले में इसको लेकर, और उस समय से ही मैं भी इस विषय को लेकर प्रयासरत रहा हूँ। उस वक्त भी हमने सरकार और जनता के बीच में सेतु बनने की कोशिश की, सरकार तक हमने अपनी संवेदनाएं पहुंचाने की कोशिश की और हम सफल भी रहे। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उस वक्त भी मुख्यमंत्री थी और हम व्यक्तिगत रूप से उनसे इस विषय को लेकर मिले हैं। तब जाकर उन्होंने उसके लिए एक वर्किंग कमेटी बनाई थी। उस वक्त कलेक्टर हेमंत गेरा यहाँ कलेक्टर हुआ करते थे, उनके अध्यक्षता में उन्होंने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने सर्वे करवाने के बाद ये कहा कि बीसलपुर डैम का पानी बिना लिफ्ट किए सीधा टोडी सागर में नेचुरल फ्लो से डाला जा सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त, क्योंकि उससे पूर्ववर्ती ये बात कही जा रही थी कि बीसलपुर का पानी टोडी सागर में नेचुरल फ्लो से नहीं डाला जा सकता क्योंकि इसके बीच में टोपोग्राफी ऊंची है। ये बात पहली बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के प्रयासों से हुआ कि उन्होंने इस बात को सर्वे करवा कर पुख्ता रिपोर्ट एक तैयार करवाई कि पानी जो है वो नेचुरल फ्लो से डाला जा सकता है। पर हमारा दुर्भाग्य रहा कि उस काम को हम आगे नहीं बढ़ा पाए। उससे पहले ही कांग्रेस की सरकार आ गई। उसके बाद जो प्रयास होने चाहिए थे वो प्रयास हुए नहीं। अगर उस बात को आज भी प्रयास किया जाए, अब वापस भाजपा की सरकार जी वापस जो बात अब जो वापस उसमें गति आई है उसको मैं अवगत कराना चाहूंगा आपसे कि ब्रह्माणी नदी को बिसलपुर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है, उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हो गया है सर्वे के लिए। ब्रह्माणी नदी का पानी बिसलपुर में अगर आ जाता है तो बिसलपुर का जो अभी इस वक्त का जो पानी का स्टेटस है वो ये है कि बिसलपुर अपने आप में पेयजल परियोजना है। जो टेक्निकल प्रॉब्लम उस वक्त आई थी कि बिसलपुर अपने आप में पेयजल परियोजना की वजह से उसका पानी सिंचाई के लिए अधिक नहीं दिया जा सकता था। उस समस्या को अब इस तरीके से खत्म किया जाएगा कि ब्रह्माणी का पानी बिसलपुर में डाला जाए और बिसलपुर की जो हमारी पूरे जिले की उस समय हमने 18 बांधों को उस सिंचाई परियोजना से जोड़ने की बात की थी। तो अब हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जो प्रयास वसुंधरा राजे सरकार कर रही है उस प्रयासों के दम पर अगर ब्रह्माणी नदी का पानी बिसलपुर में गिरता है तो इन 18 डैमों को पानी मिल सके। बहुत ही अजीब सी बात है कि सरकार बदलने से ये चीज भी बदल गई या रुक गई। जी अभी टोडी सागर की बात अजय जी ने कही, बिल्कुल संक्षेप में बोल रहा हूँ कि जो अजय जी ने बात कही, अभी 3 बार बांध भर जाए इतना पानी इस बिसलपुर से निकासी हो चुका और आप कर रहे हैं कि 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उस समय प्रयास नहीं हुए। 3 साल से तो आपकी गवर्नमेंट है, आप चाहते तो अब 3 साल में डलवा सकते थे। अगर और आप इस तरह के बेबुनियाद बयान देने से कोई औचित्य नहीं है। मैं कहता हूं कि इनके टाइम में सोयला गोलीकांड हुआ, 5 किसान मारे गए और आज भी बिसलपुर पे कोई सार्थक परिणाम नहीं आ रहे। इतना पानी आने के बावजूद आप इस तरह की वक्तव्य दो, गलत बात। पानी हवा से नहीं डाला जा सकता। गोवर्धन जी यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मेरा सवाल जो था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए था। डाइट रोड जो है वो टोंक शहर का एकमात्र संस्थानिक क्षेत्र है
और उस रोड पर लगभग 7 बड़े बड़े संस्थान हैं। उसमें एक छात्राओं का स्कूल भी है जहां लगभग 400 लड़कियां रहती हैं। सबसे दुख की बात यह है कि उस क्षेत्र में आज तक भी सही बिजली की सप्लाई नहीं है। उस पूरे संस्थानिक क्षेत्र को 7 किलोमीटर लंबी बिजली की लाइन से जोड़ा हुआ है। बार बार लंबी लाइन होने के कारण बार बार ट्रिप होती है और कई बार तो 2-2 दिन तक लगातार लाइट नहीं आती, 2-2 रात तक नहीं आती हैं। वो लड़कियां जो वहाँ हॉस्टल्स में रह रही हैं वो कैसे पढ़ती होंगी, ये बड़ा सवाल था मेरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए। उस क्षेत्र के लिए माननीय विधायक महोदय ने उसकी सड़क बनाने के लिए प्रयास किया और वो पास भी हो गई है। मैं ये चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से वहाँ बिजली की भी व्यवस्था हो सके। सबसे पहले तो टोंक की जनता को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जनमंच में इतनी शांति से सब लोगों ने अपने विचार रखे, प्रश्न किए। हम चाहते हैं कि इसी तरह से हर शहर में ये जनमंच को सफलतापूर्वक और सफल प्रोग्राम बनाने की जनता की जो कोशिश है वो बरकरार रहे। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि हम जिस शहर में जाते हैं वहाँ की समस्याएं हम सरकार तक पहुँचाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में उपस्थित होकर अपनी समस्याएं रखने, अपने सुझाव रखें ताकि सरकार तक ये पहुँचे और शहर का विकास हो, जिले का विकास हो। जनमंच पे जो चर्चा आज हमने की उसमें ये बात साफ तौर पर हमारे सामने आई है कि विकास काफ़ी हुआ है पिछले कुछ सालों में। टोंक ज़िले में जो समस्याएं पहले थी वे डेफिनेटली उस पर प्रोग्रेस हुई है, हम आगे बढ़े हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की, हम शिक्षा की बात करें, हम चिकित्सा की बात करें, हम उद्योग को बढ़ावा देने की बात करें, तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं, फाउंडेशन है ये किसी भी राज्य के, किसी भी ज़िले के, किसी भी शहर की प्रोग्रेस में। तो इन पर कार्य किया जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हम ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जो आगे जाकर विकास में साबित होंगे, बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। यदि हम योजनाओं की बात करें, कई सारी योजनाएं हैं जो यहाँ पर चल रही हैं और उनमें कुछ कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं। हम आशा करते हैं कि जब हम अगली बार टोंक ज़िले में आए फॉलोअप के लिए, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, तो इनमें से कई योजनाओं पर कार्य काफ़ी किया जा सके, कई सारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जा चुका हो, ताकि हम इन्हीं समस्याओं पर दोबारा चर्चा ना करें और हम आगे चर्चा करें कि क्या विकास हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि इस मंच के माध्यम से ये जो मुहिम हमने छेड़ी है कि समस्याएं जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हैं, जो नहीं हैं, उन सब तक ये पहुँचे। और एक बात जो हम बार बार बोलते हैं कि आम जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की है। तो जो क्रेडिट की हम बात करते हैं कि किसके राज्य में, किसके कार्यकाल में क्या कार्य हुए, वो बेमानी है। यहाँ पर अहम बात जो है कि जिसकी भी सरकार आए, कार्य चलता रहना चाहिए और जिस विकास की हम बात कर रहे हैं वो पूर्ण होना चाहिए। जनमंच में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।